नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई देश, खासकर इतने विविध और जटिल देश, अपने लिए नियम कायदे कैसे बनाता है। कैसे तय होते हैं नागरिकों के अधिकार और सरकार की सीमाएं। ये कहानी है बुनियाद बनाने की, एक साझे भविष्य की नींव रखने की। बिल्कुल। और इस कहानी को समझने के लिए हम अक्सर एक दस्तावेज का जिक्र करते हैं, संविधान। हाँ, संविधान। ये महज एक कानून की किताब नहीं, बल्कि वो आईना है जिसमें एक राष्ट्र अपने आप को देखता है, अपने मूल्य तय करता है। अच्छा। आज हम खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका और भारत के अनुभवों से गुजरेंगे। देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी चुनौतियों के बीच अपने संविधान गढ़े। हाँ, तो ये सफर शुरू करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ सवालों और उनके जवाबों के रूप में है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनके जरिए हम पूरी कहानी बुन सकें। बिल्कुल, कहानी के रूप में समझना ज्यादा दिलचस्प रहेगा। तो पहला पड़ाव यही है, किसी भी देश में वो कौन सा सर्वोच्च कानून होता है जो सब पर लागू होता है, जो नागरिकों को अधिकार देता है और सरकार की शक्तियों को बांधता है। वो सर्वोच्च कानून ही संविधान के हाथ है। अच्छा। ये कोई शासक का फरमान नहीं, ना ही सिर्फ आर्थिक नीतियां या सामाजिक रिवाज। ये वो बुनियादी ढांचा है जिस पर देश की पूरी इमारत खड़ी होती है। मतलब इसी के इर्द गिर्द शासन व्यवस्था घूमती है। बिल्कुल। संविधान की बात हो और दक्षिण अफ्रीका का जिक्र न हो, ये मुमकिन नहीं। वहाँ संविधान बनने की कहानी अपने आप में एक मिसाल है। हाँ बिल्कुल, संघर्ष, दमन और फिर सुलह की एक असाधारण दास्तां। इसकी शुरुआत में एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, नेल्सन मंडेला। उन्हें और उनके साथ साथियों को 1964 में उम्र कैद क्यों हुई थी? वो किस चीज का विरोध कर रहे थे? वो विरोध कर रहे थे रंगभेद यानी अपार्थेड का। रंगभेद? हाँ, ये एक ऐसी क्रूर व्यवस्था थी जो पूरी तरह नस्लीय भेदभाव पर आधारित थी। हाँ। खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका में श्वेत यूरोपीय लोगों ने इसे 17वीं-18वीं सदी से स्थानीय अश्वेत आबादी पर थोपा था। ये सिर्फ सामाजिक भेदभाव नहीं था, ये एक पूरी संस्थागत प्रणाली थी जो सरकार चला रही थी। रंग भेद यानी इंसान का इंसान से सिर्फ उसकी चमड़ी के रंग के आधार पर भेद करना, कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। इस व्यवस्था में अश्वेत लोगों के साथ होता क्या था? क्या सच में उनके पास बुनियादी अधिकार भी नहीं थे? उन्हें हर स्तर पर दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। कल्पना कीजिए, आप अपने ही देश में बसों, स्कूलों, अस्पतालों, यहाँ तक कि सार्वजनिक बेंचों पर भी सिर्फ अपनी त्वचा के रंग के कारण बैठ नहीं सकते थे। ये तो। उन्हें अच्छी शिक्षा, रोजगार, यहाँ तक कि अपनी मर्जी से कहीं रहने तक का अधिकार नहीं था। और सबसे बड़ी बात, उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट का अधिकार नहीं था? नहीं, ये उन्हें राजनीतिक रूप से पूरी तरह शक्तिहीन बना देता था। ऐसी अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ आवाज तो उठी ही होगी। इस लंबी और मुश्किल लड़ाई को किसने संभाला? इस संघर्ष का झंडा बुलंद किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी एएनसी ने। एएनसी? हाँ, एएनसी। ये एक छाता संगठन था जिसके तले कई समूहों और लोग एकजुट हुए। उन्होंने दशकों तक रंगभेद की नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। दशकों तक? हाँ, जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने तक हर तरीका शामिल था। ये एक बहुत लंबा और पीड़ादायक संघर्ष था। और फिर वो दिन आया जब ये अंधेरा छटा। वो कौन सी तारीख थी जब आजाद लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का नया झंडा लहराया गया, जो सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि एक नई सुबह, एक नए इंद्रधनुषी राष्ट्र का प्रतीक था? वो ऐतिहासिक दिन था 26 अप्रैल 1994। 26 अप्रैल 1994। हाँ। दुनिया ने देखा कि कैसे दशकों के दमन और संघर्ष के बाद एक नया लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका जन्म ले रहा था, जहां कानून की नजर में सब बराबर थे। ये वाकई एक भावुक और यादगार लम्हा था। ये बदलाव यकीनन आसान नहीं रहा होगा। दशकों की दुश्मनी और अविश्वास के बाद जब दोनों पक्ष, श्वेत अल्पसंख्यक जो सत्ता में थे और अश्वेत बहुमत जो उत्पीड़ित थे, बातचीत की मेज पर बैठे, तो क्या समझौते हुए? श्वेत अल्पसंख्यकों ने क्या छोड़ा? ये बातचीत और समझौता अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं था। श्वेत अल्पसंख्यक जो संख्या में कम थे पर सत्ता पर काबिज थे, वो बहुमत के शासन के सिद्धांत पर सहमत हुए। अच्छा। उन्होंने एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को माना और गरीबों, श्रमिकों के बुनियादी अधिकारों की गारंटी दी। असल में उन्होंने वो सारे विशेषाधिकार छोड़ दिए जो उन्हें सिर्फ उनके रंग के आधार पर मिले हुए थे। मतलब सत्ता पर अपनी पकड़ छोड़ दी। हाँ, वो छोड़ना एक बहुत बड़ा कदम था। ये तो हुई उनकी बात, लेकिन अश्वेत बहुमत जिन्होंने इतने सालों तक जुल्म सहा था, क्या उन्होंने बदले की भावना दिखाई? उन्होंने क्या पेशकश की? यहीं पर इस कहानी की असाधारण बात सामने आती है।
अश्वेत बहुमत ने अविश्वसनीय परिपक्वता और कह सकते हैं दूरदर्शिता का परिचय दिया। हाँ। वो इस बात पर राजी हुए कि बहुमत का शासन निरंकुश नहीं होगा, यानी वो अपनी संख्या के बल पर मनमानी नहीं करेंगे। अच्छा। और शायद सबसे अहम बात, वो श्वेत अल्पसंख्यक की संपत्ति नहीं छीनेंगे। संपत्ति नहीं छीनेंगे? नहीं। जरा सोचिए, इतने अन्याय के बाद भी उन्होंने भविष्य की ओर देखा, बदला लेने की बजाय साथ मिलकर देश बनाने का रास्ता चुना। यह आपसी विश्वास बनाने की दिशा में एक नींव का पत्थर था। यहीं पर शायद संविधान की असली भूमिका समझ आती है, खासकर ऐसे समाज में जहां गहरे जख्म हो, जहां अलग अलग समूह एक साथ रह रहे हों। ये सिर्फ नियम नहीं बनाता, बल्कि कुछ और भी करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। संविधान का एक सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि वो अलग अलग पृष्ठभूमि और पहचान के लोगों के बीच जरूरी विश्वास और तालमेल पैदा करे। विश्वास और तालमेल। हाँ, वो कुछ ऐसे बुनियादी नियम तय करता है जिन पर सब सहमत हो सकें, ताकि कोई किसी पर हावी ना हो। ये एक तरह का सामाजिक अनुबंध बनता है। सामाजिक अनुबंध, जो सबको सुरक्षा का एहसास दिलाता है और साथ मिलकर रहने का आधार देता है। दक्षिण अफ्रीका इसका एक जीवंत उदाहरण है। ये दिलचस्प है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर किसी देश में संविधान है तो वो लोकतांत्रिक ही होगा। क्या ये सच है, या फिर लोकतंत्र के लिए संविधान का होना ज्यादा जरूरी है? ये एक आम धारणा है, लेकिन इसमें एक बारीकी है। देखिए, हर लोकतांत्रिक देश में संविधान जरूर होगा। हाँ। क्योंकि लोकतंत्र बिना नियमों, अधिकारों की गारंटी और सरकार की सीमाओं के चल ही नहीं सकता। लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है। अच्छा, कैसे? यानी हर वो देश जहां संविधान है, जरूरी नहीं कि वो लोकतांत्रिक हो। कई तानाशाह या अलोकतांत्रिक सरकारें भी दिखाने के लिए संविधान रखती हैं, पर असल में उसका पालन नहीं करती। ओ, मतलब सिर्फ दिखावे के लिए? बिल्कुल। तो संविधान होना लोकतंत्र की गारंटी नहीं है, पर एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए संविधान अनिवार्य है। की ओर आते हैं। भारत का संविधान निर्माण भी एक महागाथा से कम नहीं। बिल्कुल। यहाँ की चुनौतियां कुछ अलग थीं, खासकर वो माहौल जिसमें ये संविधान रचा जा रहा था। देश का जन्म ही विभाजन के दर्द के साथ हुआ था। हाँ, ये भारतीय इतिहास का एक बेहद दर्दनाक अध्याय था। धर्म के आधार पर देश बंटा, और इस बंटवारे के दौरान हुई हिंसा में सीमा के दोनों तरफ भारत और पाकिस्तान में अंदाजन 10 लाख लोग मारे गए। 10 लाख लोग? हाँ, कम से कम। लाखों बेघर हुए, अपनी जड़ों से उखड़ गए। चारों तरफ नफरत, डर और अनिश्चितता का माहौल था। ऐसे माहौल में एक एकजुट, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी राष्ट्र की नींव रखना, उसका संविधान बनाना एक लगभग असंभव सा काम लगता था। लेकिन शायद भारत के संविधान निर्माताओं के पास दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले एक सहूलियत थी। जहां दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद खत्म होने के बाद लगभग नए सिरे से सोचना पड़ा, क्या भारत के पास पहले से कोई वैचारिक जमीन तैयार थी? हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क था। और एक महत्वपूर्ण सहूलियत भी, भारत का स्वतंत्रता संग्राम बहुत लंबा चला था। हाँ। और इस दौरान सिर्फ अंग्रेजों से आजादी की बात नहीं हुई, बल्कि इस पर भी लगातार विचार विमर्श होता रहा कि आजाद भारत कैसा होगा। अच्छा, मतलब आजादी के साथ साथ भविष्य के भारत की रूपरेखा पर भी बात चल रही थी। बिल्कुल। स्वराज का मतलब क्या होगा, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, सरकार का स्वरूप कैसा होगा। इस लंबी बहस ने एक मोटी मोटी आम सहमति बना दी थी। इसलिए संविधान सभा को बिल्कुल शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। उनके पास एक मजबूत वैचारिक आधार पहले से मौजूद था। क्या आजादी से पहले भी कभी संविधान बनाने की कोई ठोस कोशिश हुई थी जिसने इस वैचारिक आधार को एक शक्ल दियो? बिल्कुल हुई थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य बड़े नेताओं ने मिलकर भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। 1928 में? हाँ, इसे नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। इसमें बड़ी प्रगतिशील बातें थीं, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी सबको वोट का अधिकार। हाँ, सभी बालिगों को वोट का अधिकार, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग या वर्ग के हों। फिर नागरिकों के लिए स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा। ये तो उस समय के हिसाब से बहुत आगे की सोच थी। बिल्कुल। और इसने भविष्य के संविधान के लिए कई दिशाएं तय कर दी। और क्या अंग्रेजों के बनाए किसी कानून का भी हमारे संविधान पर असर पड़ा? क्या मौजूदा व्यवस्था से भी कुछ चीजें ली गईं? हाँ, ये भी हुआ। संविधान निर्माताओं ने व्यवहारिक नजरिए से काम लिया। कई संस्थागत चीजें, जैसे संसदीय प्रणाली का ढांचा, कानून बनाने की प्रक्रिया, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, ये सब काफी हद तक अंग्रेजों द्वारा 1935 में बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गईं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, बेशक
उन्हें पूरी तरह भारतीय जरूरतों और मूल्यों के हिसाब से ढाला गया, लेकिन एक बना बनाया ढांचा उपलब्ध था जिसका इस्तेमाल किया गया। तो इन सारी बहसों, पिछले अनुभवों और वैश्विक विचारों को समेटते हुए वो ऐतिहासिक तारीख कौन सी थी जब संविधान सभा ने आखिरकार भारतीय संविधान को अपना लिया? संविधान सभा ने पूरी बहस और संशोधनों के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार किया और उस पर हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस। बिल्कुल, इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि इसे पूरी तरह लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। भारतीय संविधान की अक्सर एक असाधारण उपलब्धि की बात की जाती है। ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है, जिसने 70 साल से ज्यादा समय तक इसकी वैधता और स्वीकार्यता को बनाए रखा है? इसकी सबसे बड़ी और शायद सचमुच असाधारण उपलब्धि यही है कि इतने उतार चढ़ाव, इतने बदलावों के बावजूद आज तक भारत के किसी भी बड़े सामाजिक समूह या किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी ने संविधान की मूल वैधता पर ही सवाल नहीं उठाया है। मतलब संविधान की लेजिटिमेसी पर सवाल नहीं उठाया? हाँ, उसकी व्याख्याओं पर बहस होती है, उसमें संशोधनों की मांग होती है, सरकार की नीतियों की आलोचना होती है, लेकिन इस बात पर लगभग राष्ट्रीय सहमति है कि हमारा देश इसी संविधान से चलेगा। ये इसकी गहरी जड़ों और व्यापक स्वीकार्यता को दिखाता है, जो दुनिया के कई देशों में देखने को नहीं मिलता। इस विशाल दस्तावेज को बनाने का काम आसान नहीं था। इसके लिए कारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। इस सबसे महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर। हाँ, उनकी कानूनी समझ, सामाजिक न्याय के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और उनकी दूरदृष्टि ने संविधान के मसौदे को तैयार करने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उन्होंने न सिर्फ मसौदा तैयार किया, बल्कि संविधान सभा में उस पर हुई बहसों का कुशलता से संचालन भी किया और जटिल सवालों के जवाब दिए। संविधान सिर्फ कानून नहीं होता, उसके पीछे एक दर्शन होता है, एक आत्मा होती है। बिल्कुल। अगर हम उस आत्मा को समझना चाहें तो महात्मा गांधी आज़ाद भारत का कैसा सपना देखते थे, जैसा उन्होंने 1931 में यंग इंडिया में लिखा था? गांधी जी एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो हर तरह की गुलामी और निर्भरता से आज़ाद हो। अच्छा। वो चाहते थे कि इसमें सबसे गरीब, सबसे हाशिए पे खड़े व्यक्ति की भी आवाज़ सुनी जाए, देश के निर्माण में उसकी भी गिनती हो। मतलब सबकी भागीदारी। हाँ, सबकी भागीदारी। वो ऊंच नीच, छुआछूत से मुक्त, सामाजिक और आर्थिक बराबरी वाले भारत के पक्षधर थे, जहां हर कोई गरिमा से जी सके। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने संविधान को गढ़ने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, उन्होंने संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में एक विरोधाभास को लेकर चिंता जाहिर की थी। वो किस बात को लेकर चिंतित थे? डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत गहरी और दूर की बात कही थी। उन्होंने कहा भी 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। विरोधाभासी जीवन? हाँ, राजनीति में तो हमारे पास समानता होगी, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमानता को जारी रखेंगे। एक तरफ राजनीतिक बराबरी, दूसरी तरफ समाज में जाति और वर्ग के आधार पर गहरी खाई और आर्थिक गैर बराबरी। उन्हें डर था कि अगर हमने जल्दी ही इस सामाजिक और आर्थिक असमानता को खत्म नहीं किया तो ये विरोधाभास हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को ही नष्ट कर देगा। ये तो बहुत गंभीर चेतावनी थी। हाँ, ये एक चेतावनी थी। हमारे संविधान की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणादायक प्रस्तावना यानी प्रियम्बल से होती है, जो पूरे संविधान का सार बताती है। ये विचार कि संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना से हो, ये कहाँ से आया? प्रस्तावना से संविधान शुरू करने का ये मॉडल या तरीका दुनिया के ज्यादातर देशों ने और भारत ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेकर अपनाया है। अमेरिका से? हाँ, अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना वी द पीपल से शुरू होती है और ये दुनिया भर में बहुत प्रभावशाली मानी जाती है। हमारी प्रस्तावना में कुछ बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे संप्रभु, सॉवरन। इसका क्या मतलब है? संप्रभु का सीधा से मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है। पूरी तरह आजाद? हाँ, चाहे वो देश के अंदर के मामले हों या बाहर के, अंतिम फैसला लेने का अधिकार भारत के लोगों का है, मतलब उनकी चुनी हुई सरकार के माध्यम से। कोई भी बाहरी ताकत या देश भारत को हुक्म नहीं दे सकता कि उसे क्या करना चाहिए। हम अपने मालिक खुद हैं। प्रस्तावना में दो और शब्द हैं, समाजवादी और सेक्युलर। हाँ। क्या ये शुरू से ही प्रस्तावना में थे? नहीं,
ये दोनों शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे। अच्छा। इन्हें बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये उस समय की राजनीतिक और सामाजिक सोच को दर्शाता है जब सरकार ने इन मूल्यों पर जोर देना जरूरी समझा। एक और बहुत ही सुंदर शब्द है प्रस्तावना में, बंधुत्व। फ्रेटर्निटी। ये क्या सुनिश्चित करने की बात करता है? बंधुत्व का मतलब है भाईचारा। भाईचारा। हाँ, प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व दो चीजें सुनिश्चित करेगा। पहला, व्यक्ति की गरिमा, यानी हर नागरिक का सम्मान हो, कोई किसी को छोटा न समझे। और दूसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसका निचोड़ यह है कि हम सब भारतीय एक परिवार की तरह हैं। हमें आपस में भाईचारे से रहना चाहिए और किसी को भी अलग थलग या कमतर महसूस नहीं होने देना चाहिए। ये राष्ट्रीय एकता की बुनियाद है। भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है। जाहिर है समय के साथ इसमें बदलाव की जरूरत भी पड़ती होगी। बिल्कुल पड़ती है। इन बदलावों को क्या कहते हैं? संविधान में समय और जरूरत के हिसाब से किए जाने वाले इन औपचारिक बदलावों को संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहा जाता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। हाँ, हमारे संविधान में ही इसकी एक प्रक्रिया दी गई है। अब तक 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। बिल्कुल, जो समय के साथ बदल सकता है और विकसित हो सकता है। और आखिर में एक शब्द जो कभी कभी सुनने में आता है, खासकर गंभीर मामलों में, राजद्रोह, ट्रीजन। इसका क्या मतलब है? जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है, ये सामान्य विरोध से कैसे अलग है? राजद्रोह एक बहुत गंभीर आरोप है। इसका मतलब है उस देश या सरकार को बलपूर्वक, हिंसक तरीके से उखाड़ फेंकने की कोशिश करना जिसके प्रति नागरिक निष्ठा या वफादारी रखता है। बलपूर्वक और हिंसक तरीके से। हाँ, ये सरकार की नीतियों की आलोचना करने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने या टैक्स देने से मना करने जैसी चीजों से बिल्कुल अलग है। इसमें देश के प्रति गद्दारी और सरकार को हिंसक रूप से पलटने का इरादा शामिल होता है। तो ये थी कहानी संविधानों के बनने की। हमने दक्षिण अफ्रीका के जख्मों और फिर सुलह के अद्भुत रास्ते को देखा और भारत के विभाजन के दर्द के बीच एक मजबूत, स्थायी और समावेशी लोकतंत्र की नींव रखने के भागीरथ प्रयास को समझा। ये सवालों और जवाबों का सिलसिला हमें इतिहास के उन अहम मोड़ों पर ले गया। और इस सफर से ये साफ हो जाता है कि संविधान सिर्फ नियमों का पुलिंदा नहीं है, ये साझा मूल्यों का प्रतीक है। ये मुश्किल वक्त में विश्वास बनाने का जरिया है। हाँ। और ये अलग अलग पहचान वाले लोगों को एक राष्ट्र के धागे में पिरोने की कोशिश है। ये असल में एक देश की आत्मा और उसकी आकांक्षाओं का दस्तावेज है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस गहरे विरोधाभास की ओर इशारा किया था, राजनीतिक बराबरी और सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी के बीच का तनाव, वो चुनौती आज भारत और दुनिया भर के लोकतंत्रों के सामने किस रूप में खड़ी है? और ये भी सोचने वाली बात है कि संविधान, जिसे हम जीवंत दस्तावेज कहते हैं, वो इन गहरी खाइयों को पाटने में कैसे मददगार हो सकता है। क्या ये बदलते समय के साथ खुद को ढाल पा रहा है ताकि उन सपनों को पूरा कर सके जिनके साथ इसे बनाया गया था? इन सवालों पर सोचना आज भी उतना ही जरूरी है।